हमारे संविधान को तो आपने ठीक से पढ़ा ही होगा। उसका आर्टिकल 20 कैसे जुड़ा है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से? व्हील ऑफ इग्नोरेंस क्या है? ये स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन क्या होता है? जैसे एक का नाम है रॉबर्ट नोजिक, एक का नाम है जॉन रॉल्स, एक का नाम है कार्ल मार्क्स। इन तीनों का एक एक वाक्य बताइए कि विमेन रिजर्वेशन बिल पर क्या स्टैंड होगा। यस, प्लीज डू। गुड आफ्टरनून। बैठिए गुड बैठिए, आफ्टरनून सर। आइए बैठिए। थैंक यू सर। आपका नाम विकास है? यस सर। विकास, अपने बारे में एक सामान्य परिचय दीजिए हमें, जो आपके डेफ में लिखा है वो भी, और कुछ और बताना चाहते हैं तो वही बताइए। सर मेरा नाम विकास गुप्ता है। मैं मध्य प्रदेश की कटनी जिले की विजरावगढ़ तहसील से रहने वाला हूँ। ठीक है। मैंने अपने होम टाउन से ही अपनी 12th तक की शिक्षा पूर्ण की है। ठीक है। उसके बाद मैंने इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएशन पूर्ण किया है। ठीक है। उसके पश्चात मैं सर सिविल सर्विस की तैयारी में ही संलग्न रहा हूँ। कब से ये, कब ग्रेजुएशन हो गया था आपका? सर 2017 में। तो आप पिछले 6 साल से मिशन यूपीएससी में लगे हुए हैं। यस। ज़्यादा लंबा समय नहीं हो गया? हाँ सर, समय थोड़ा लंबा हो गया है, बट चूंकि इसमें बीच बीच में मुझे मैं सक्सेस मिलती रही है, मेंस मैंने लगातार दिए हैं, तो इसलिए उतना पता नहीं चला। एंड दिस इज योर फर्स्ट इंटरव्यू इन द यूपीएससी? हाँ यस सर। ओके। और आपका ऑप्शन सब्जेक्ट क्या है? सर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो यूपीएससी की लिस्ट में है ना? यस सर। फिर क्यों नहीं लिया आपने? सर उसके 2 रीज़न थे। पहला रीज़न सर, जो चूँकि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, हमारी डे टू डे लाइफ में हम पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन की न्यूज़ काफ़ी पढ़ते हैं और उसमें इंटरेस्ट भी आता है। एंड सेकंड सर, चूँकि इसका जो सिलेबस है वो GS2 में और अन्य भी सब्जेक्ट में ओवरलैप करता है, तो कहीं ना कहीं उसमें ज़्यादा चांसेस थे कि मुझे अन्य जगह में भी हेल्प मिल जाती है, इसलिए मैंने। ये तो पॉलिटिकल साइंस लेने की वजह हुई ना, मैकेनिकल न लेने की क्या वजह है? सर आई थिंक इसके पक्ष में ज़्यादा पॉजिटिव्स थे, इसलिए फिर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जगह PSIR को चूज़ किया था। और आपकी रुचियाँ क्या हैं? सर मुझे OTT में लीगल ड्रामा देखना और रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना पसंद है सर। लीगल ड्रामा स्पेसिफिकली? हाँ सर, मतलब ज़्यादातर उसी में इंटरेस्ट है। मतलब अदर वेब सीरीज़ भी देखता हूँ, बट ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा लीगल ड्रामा में। तो फिर आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस तो आईपीएस ही होगी? सॉरी सर, फर्स्ट प्रेफरेंस सर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है सर। एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज? यस सर। ठीक है। तो लीगल ड्रामा में ऐसी क्या रुचि है? चलिए ये बताइए कि अगर लीगल ड्रामा में इतना इंटरेस्ट है, आपने क्रिमिनल जस्टिस और वो सब चीज़ें देखी होंगी शायद। यस सर। सूट्स देखा होगा शायद। हाँ यस सर। मुझे ये बताएं कि सीआरपीसी क्या है और उसमें सेक्शन 161 और 164 में क्या बुनियादी अंतर है, जो कि उसके सबसे महत्वपूर्ण 2 सेक्शंस माने जाते हैं। व्हाट इज सीआरपीसी? सर CRPC का फुल फॉर्म क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड है, और इसमें प्रक्रिया बताई गई है कि किस तरीके से यदि जो भी दंड दिए जाने हैं तो उसको लेके जांच की प्रक्रिया क्या रहेगी, इसके बारे में CRPC बताता है। एंड सर सेक्शन सर मैं भी याद नहीं कर पा रहा हूँ, 161 एंड 60। हमारे संविधान को तो आपने ठीक से पढ़ा ही होगा। हाँ यस। उसका आर्टिकल 20 कैसे जुड़ा है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से? सर आर्टिकल 20 किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता की किसी भी व्यक्ति को अपराधी घोषित करने के संबंध में जो कुछ संरक्षण प्रदान करता है। बहुत बढ़िया। 3 संरक्षण है, कौन कौन से हैं हाँ सर, समझाइए। इसके 3 संरक्षण सर। पहला है कि व्यक्ति को उसके खिलाफ बयान देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। दूसरा सर, ये वाला मामला सिविल मामलों में भी है या क्रिमिनल में ही है सर? सर जहाँ तक ये सर क्रिमिनल मामलों में ही है। ठीक है। दूसरा सर, किसी भी व्यक्ति को जो सजा दी जाएगी वो उसी आधार पर दी जाएगी जिस समय पे अपराध किया गया था, अर्थात उस समय पे जो कानून लागू था उसके आधार पर उसे सजा दी जाएगी। उसके अतिरिक्त बाद में लागू कानून उस व्यक्ति के अपराध में लागू नहीं होंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 1 जनवरी के दिन एक क्राइम किया। यस सर। और उसमें सजा थी उस क्राइम के लिए आईपीसी में, मान लेते 10 साल की मैक्सिमम, ठीक है, या मिनिमम मैक्सिमम दोनों मान लीजिए कि 10 से 12 साल की थी। यस सर। और बाद में जजमेंट होने वाला है। इसी बीच में हमारे संसद ने उस एक्ट में संशोधन कर दिया। यस सर। और एक्ट में संशोधन करके उसके लिए सजा को 10 से 12 साल से हटा के 3 से 5 साल कर दिया। यस सर। तो जब इस व्यक्ति को सजा मिलेगी तो सजा कितनी मिलेगी, 10 से 12 साल या 3 से 5 साल? सर जहाँ तक मुझे लगता है कि 10 से 12 साल के बीच में सजा मिलेगी। कोई बात नहीं, आपको गलत पता है। हम रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से सजा कम कर सकते हैं, सजा बढ़ा नहीं सकते हैं। आर्टिकल 20 ये कहता है। थैंक यू सर। और थर्ड क्या प्रोविजन है आर्टिकल 20 में?
सर थर्ड प्रोविज़न ये है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जाएगी। अर्थात कोई भी व्यक्ति यदि कोई अपराध करता है तो उसे एक ही कोर्ट मतलब अलग कोर्ट द्वारा एक ही मामले में 2 बार सज़ा नहीं दी जाएगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने करप्शन किया, चार्जेस प्रूव हो गए यस सर। और उसके डिपार्टमेंट ने उसको नौकरी से निकाल दिया और कोर्ट ने उसको जेल में डाल दिया। यस सर। क्या ये डबल जेओपार्डी है? इज इट कैन वी से वी हैव गिवन 2 पनिशमेंट्स टू दिस पर्सन? नहीं सर, ये डबल जेओपार्डी के अंतर्गत नहीं आएगा। इसमें जो है दंड से रिलेटेड जो प्रावधान है उसमें ये डबल जेओपार्डी लागू होता है। हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 312 यस सर। जो ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करता है। यस। शुड वी गो फॉर इंडियन जुडिशियल सर्विसेज एज एन ऑल इंडिया सर्विस एंड व्हाट so far has been done in this regard in the constitution? सर आर्टिकल 312 के अंतर्गत जुडिशियल सर्विसेज के बारे में प्रावधान किया गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। सर क्या प्रावधान किया गया था? सर इसमें ये प्रावधान किया गया था कि संसद कानून के द्वारा एक जुडिशियल सर्विस की स्थापना कर सकती है। इसके संबंध में सर मेरा ये विचार है कि ये लागू होना चाहिए, जो व्यवस्था की गई थी उसे लागू करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सर इसके जो पॉजिटिव्स हैं, जैसे सर इसके माध्यम से नियुक्तियों की प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना व्यक्त की गई है, क्योंकि वर्तमान में काफ़ी पद खाली हैं, जो खासकर लोअर कोर्ट में जहां पर सबसे ज़्यादा पेंडिंग केसेस भी हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं तीव्रता आने की संभावना है। दूसरा एक अन्य जो पॉजिटिव है कि कहीं ना कहीं इससे मेरिटोक्रेसी को भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि सर वो अभी भी माना जाता है कि वो जो प्रेजेंट प्रक्रिया है उसमें भी मेरिटोक्रेसी है, बट कहीं ना कहीं उसमें ज़्यादा संभावना रहेगी। मेरिटोक्रेसी और डेमोक्रेसी साथ साथ चल सकते हैं या इनमें विरोध का संबंध है? सर आई थिंक दोनों साथ में चल सकते हैं। कई बार हालांकि चूंकि डेमोक्रेसी के अंतर्गत हम हर व्यक्ति क्या मेरिटोक्रेसी और सोशल जस्टिस साथ साथ चल सकते हैं? उसमें सर मुझे लगता है कि थोड़ा मेरिटोक्रेसी को कम करना पड़ेगा जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं, क्योंकि हम उसमें व्यक्ति का स्थान भी देखते हैं कि वो उस स्तर पे क्या उसे वे सुविधाएं या वो संसाधन अवेलेबल हैं जिसके आधार पर वो आगे बढ़ पाए। बढ़िया, आप पूछिए। हाँ मिस्टर गुप्ता, यस सर। मुझे बताइए कि अगर भारत में हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम को हटा के प्रेसिडेंशियल सिस्टम करने का प्रस्ताव अगर आता है तो संविधान के कौन कौन से आर्टिकल्स अमेंड किए जाएंगे? सर थोड़ा मैं समय चाहूँगा। 5 सेकेंड। हाँ यस सर, इसमें कई संशोधन करने पड़ेंगे, खासकर जो संघ के अंतर्गत जो भी आर्टिकल हैं जिसमें संसदीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, जैसे आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, इसके साथ ही आर्टिकल 368 में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही किया जाएगा। 368 में क्यों संशोधन किया जाएगा सर? आप तो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चेंज कर रहे हैं ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम को रिप्लेस कर रहे हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम से। तो 368 में तो प्रोसीजर के बारे में बताया गया कि संविधान किस तरीके से अमेंड किया जाएगा, उस प्रक्रिया के बारे में बताया गया, उसको क्यों अमेंड करेंगे? यस सर, सॉरी सर। कोई बात नहीं। अच्छा चलिए, मुझे बताइए MP लैट्स के बारे में आपने सुना है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। यस सर। कुछ समय के लिए इसको सस्पेंड कर दिया गया था कोविड टाइम्स में, ताकि जो फंड है उसको हम कोविड के लिए हम डाइवर्ट कर पाएँ। क्या इसको रिवाइव किया जा चुका है? सर अभी मुझे कंफर्म नहीं, बट जहाँ तक सर शुरू कर दिया गया। वैसे मुझे बताइए, जहाँ तक काम करने का स्कोप है, अगर लोकसभा के MP हैं तो वो कहाँ काम करवा सकते हैं, और राज्यसभा के मनोनीत MP हैं वो कहाँ काम करवा सकते हैं? सर जो लोकसभा के सांसद हैं वो अपनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही ये कार्य करा सकते हैं, विकास कार्य। और सर जो राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनको आई थिंक सर स्वतंत्रता होती है, वो अपने किसी भी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में या किसी भी क्षेत्र में आई थिंक सर विकास पूरे भारत में कहीं भी वो काम करवा सकते हैं। मुझे बताइए कि अब सबको पता है कि तालिबान अफगानिस्तान में एक पॉलिटिकल रियलिटी है, क्योंकि वो अब सरकार का हिस्सा है। भारत सरकार का जो प्रिंसिपल स्टैंड रहा है कि जिसने भी हिंसा का रास्ता अपनाया उससे हम बात नहीं करते हैं। भारत में भी अब नक्सलियों से इसलिए नहीं बात करते हैं क्योंकि उनके लिए शर्त हमने रखा है कि पहले वो हिंसा छोड़े तब हम बात करेंगे। अब आप बताइए कि जिसका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है ह्यूमन राइट्स के अपकीप को लेकर, महिलाओं के संरक्षण को लेकर, और जो कंजर्वेटिव लॉज से गवर्न करने का जो फिलॉसफी रहा है तालिबानों का, उससे भारत को क्या कंस्ट्रक्टिवली इसलिए इंगेज करना चाहिए कि भारत का जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट एट स्टेक है?
सर जो भारत द्वारा अभी तालिबान से वार्ता की जा रही है या जो डिप्लोमेटिक जो संबंध अभी थोड़े बहुत टेक्निकल रूप में स्थापित किए गए हैं, उसका मेन कारण केवल जियोपॉलिटिक्स को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि उसका मुख्य मुद्दा अफगानिस्तान की जनता तक मदद को पहुंचाना है। क्योंकि सर खासकर 2021 या 22 में सर वहाँ पर भूकंप के कारण काफ़ी डेवस्टेशन हुआ था। उसके बाद कोविड-19 क्राइसिस के कारण भी वहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी की सिचुएशन थी और वर्तमान में भी वहाँ पर खाद्यान्न की समस्या है। तो कहीं ना कहीं भारत का एक हित तो है जियोपॉलिटिकल, बट कहीं ना कहीं लार्जर बेनिफिट के लिए भारत चाहता है कि चूंकि हमारे संबंध वहाँ की जनता से काफ़ी रहे हैं पुराने, और भारत तालिबान की सत्ता के कारण उन्हें इसका दंड नहीं भोगने देना चाहता, और इसीलिए भारत उनकी मदद के लिए तालिबान से संबंध बना रहा है। ठीक है विकास जी, राजा विक्रमादित्य कौन थे? मैम राजा विक्रमादित्य उज्जैनी के शासक थे कि मध्य प्रदेश में फर्स्ट एडी में शासन करते थे, और इन्होंने 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत की शुरुआत की थी। इन्हें काफ़ी न्यायप्रिय राजा माना जाता है, और इनकी बेताल पच्चीसी की कहानियाँ भी काफ़ी किंवदंतियों के रूप में प्रचलित हैं। यस अच्छा, आपने रॉल्स को पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस में? यस। व्हील ऑफ इग्नोरेंस क्या है? मैम वेल ऑफ इग्नोरेंस की जो हाँ यस मैम, जो संकल्पना है वो एक्चुअली में व्यक्ति को न्याय की संकल्पना किस रूप में स्टैब्लिश की जाए उसके संबंध में ये संकल्पना है। इसके अंतर्गत व्यक्ति को एक अंधकार के पर्दे के पीछे रखा जाता है जहां वो अपना रियल स्टेटस नहीं जानता है, और यह ऐसा माना जाता है कि यदि व्यक्ति को अपना स्टेटस नहीं पता है कि वो मेल है या फीमेल है या किस कास्ट या अमीर है या गरीब है, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से यह डिसीजन ले पाएगा कि कौन सी प्रक्रिया न्याय को सुनिश्चित करेगी। अच्छा, कितना प्रासंगिक पाते हैं आप इसको आज के समय में? आपको लगता है इसको अप्लाई करना चाहिए आज के टाइम में जब हम रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो? तो मैम मुझे लगता है कि इसको पूर्ण तरीके से तो लागू नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम रियलिटी में देखते हैं तो यदि हम व्यक्तियों की स्थिति को ध्यान में नहीं रखेंगे तो उनके लिए जो हम सोशल जो बेनिफिट उनको प्रदान कर रहे हैं जिससे वे आगे आ पाएँ, तो उसमें व्यवधान हो सकता है। तो इसलिए इसे पूर्ण रूप में नहीं अपनाया जा सकता, किंतु कहीं ना कहीं ये जस्टिस की थ्योरी एक बेसिक आइडिया हमें देती है कि कौन सा एक आदर्श तरीका हो सकता है जहां पर एक जस्ट सोसाइटी का निर्माण किया जा सके। अच्छा, ग्रामशी की आधिपत्य की अवधारणा क्या थी? मैम ग्रामशी की जो आधिपत्य की अवधारणा थी उसके अनुसार जो पूंजीवादी विचारधारा है वो केवल राज्य के दबाव के कारण इस्टेब्लिश नहीं है, बल्कि इसमें सिविल सोसाइटी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। और सिविल सोसाइटी के कारण वैचारिक आधार पर जो पूंजीवादी विचारधारा है उसको बढ़ावा मिला है। कहीं ना कहीं पूंजीवादी विचारधारा को केवल हिंसा के द्वारा इस्टेब्लिश नहीं किया गया है जो पुराने समाजवादी मानते थे, बल्कि इसमें ये कहा गया कि उसको आम जनता की भी स्वीकृति प्राप्त हुई है सिविल सोसाइटी के कारण। तो ये अवधारणा थी। अच्छा, हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी अलग अलग समय काल में। तीनों की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में क्या अंतर है और वो अंतर क्यों है? मैम रूसो की जो सिविल सोसाइटी है उसके बारे में अभी मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट जो हॉब्स एंड लॉक के जो हॉब्स एंड लॉक का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसमें मेन डिफरेंस मैम ये है कि हॉब्स के अनुसार व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे, जबकि लॉक ने यह माना कि व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे, और इसी के लिए अपने अधिकारों की सही तरीके से प्राप्ति के लिए इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। जबकि हॉब्स ये मानता है कि चूंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के पहले की जो अवस्था थी वो हिंसक व्यवस्था थी और उसमें व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं था, तो कहीं ना कहीं जो हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है वो डर के कारण सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, जबकि लॉक्स सकारात्मक रूप में देखता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, और उसके अनुसार अपने अधिकारों को वास्तविक रूप में प्राप्त करने के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लोग आपस में। अच्छा विकास जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि CAG समझ रहे हैं उसकी क्या भूमिका होती है? मैम CAG की भूमिका किसी भी संसदीय या लोकतांत्रिक प्रणाली में महत्वपूर्ण होती है, खासकर जैसे भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली है तो उसमें मैम सरकार को जो फंड प्राप्त होते हैं उसका मिसयूज ना हो पाए, और जिस कार्य के लिए उन्हें धन का आवंटन किया जाता है संसद के द्वारा उसी अनुरूप धन को व्यय किया जाए, उसको सुनिश्चित करने के लिए कैग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थैंक यू विकास। कैसे हैं आप? बढ़िया मैम। ठीक है।
एक बात बताइए, ये स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन क्या होता है, आप क्या समझते हैं इससे? मैम, स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन इंटरनेशनल रिलेशन में डिप्लोमेटिक संबंधों में यूज़ किया जाता है ये टर्म। इसके अंतर्गत मैम कोई भी देश जो दूसरे देश से संबंध बना रहा है, वो संबंध किसी एक क्षेत्र तक सीमित ना होकर व्यापक आयाम ले लेते हैं। जैसे कि मैम भारत पहले आसियान से चूंकि आर्थिक संबंधों पर ज़्यादा जोर देता था, बट वर्तमान में हम आर्थिक के साथ डिफेंस के क्षेत्र में कोऑपरेशन कर रहे हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र में कोऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये मैम कहीं ना कहीं डाइवर्स क्षेत्रों में सहयोग को प्रदर्शित करता है। गुड। तो ये जो हमारा स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन है ना, ये कहीं ना कहीं हम देखते हैं या इसका परस्पर संबंध है हमारे इकोनॉमिक सिक्योरिटी से, है ना? तो कैसे, हमें क्यों दोनों को समझते हुए चलना चाहिए, या कैसे ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं? मैम, जो स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन कहीं ना कहीं वर्तमान में यदि हम देखें तो आर्थिक क्षेत्र में जो भी सकारात्मक प्रभाव हो रहे हैं वो सिक्योरिटी से और अन्य क्षेत्रों से इंटरलिंक्ड हैं। जैसे कि वर्तमान में जो रूस यूक्रेन जैसे वॉर हुआ मैम, वास्तव में वो सिक्योरिटी इशू है, बट कहीं ना कहीं उसके कारण जो जैसे फर्टिलाइजर की कमी हो गई या फ्यूल के जो सप्लाई है उसमें डिसरप्शन हुआ, तो इसके कारण पूरे विश्व में महंगाई को बढ़ावा मिला और उसका एक कारण माना जाता है कि पाकिस्तान में जो अभी क्राइसिस चल रहा है। तो इस तरीके से सिक्योरिटी एंड अदर क्षेत्र जो हैं वो इकोनॉमी से इंटरलिंक्ड हैं। और जैसे मैम सांस्कृतिक क्षेत्र में वर्तमान में हम पर्यटन की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार जो रणनीतिक भागीदारी है वो अल्टीमेटली इकोनॉमी को सकारात्मक या नकारात्मक दोनों रूप से प्रभावित कर सकती है। आपने जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में सुना है? यस मैम। क्या है ये, कौन निकालता है जेंडर गैप इंडेक्स? मैम, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा निकाला जाता है। हम अभी इंटरनेशनल मिलेट ईयर डिक्लेयर किया है ना फाओ ने। क्या है ये मिलेट, मोटा अनाज, और क्यों हम इस पे इतना जोर दे रहे हैं? कोई इस पे योजना है, ये भी मैं जानना चाहूँगी। यस मैम। मैम, मोटा अनाज वास्तव में ऐसे खाद्यान्न को कहा जाता है जो सामान्यतः हमारे मानव की संस्कृति में काफ़ी पहले से यूज़ किए जा रहे हैं, और इनका जो स्वाद होता है वो इनको पकाना या इनका जो स्वाद होता है वो जो सामान्य हमारे खाद्यान्न होते हैं जैसे गेहूं या चावल, इसकी तुलना में थोड़ा कम होता है। तो बट मैम जो इसके फ़ायदे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैं, जिसके अंतर्गत इसे दो रूप में देखा जा सकता है। एक तो मैम ये जो पोषक तत्व इसके अंतर्गत विटामिन, आयरन और फाइबर काफ़ी मात्रा में पाया जाता है चावल या गेहूं की तुलना में, तो इस प्रकार से ये व्यक्ति की हेल्थ के लिए भी महत्वपूर्ण है। और इसके साथ यदि दूसरे स्वरूप में देखा जाए तो ये चूंकि क्लाइमेट चेंज वर्तमान में एक बड़ी समस्या है और इसके कारण ये संभावना है कि पानी की कमी हो सकती है कृषि क्षेत्र में, तो इनको चूंकि इनके उत्पादन में काफ़ी कम पानी लगता है और ये जो चरम स्थितियां हैं उसको भी झेल सकते हैं। जैसे अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में भी मोटा अनाज आसानी से उगाया जा सकता है। तो इस कारण वर्तमान भारतीय सरकार और पूरे विश्व में मोटे अनाज को महत्व दिया जा रहा है। तो इससे कुछ जन भागीदारी भी जुड़ी हुई है या ऐसा कुछ इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है? मैम, इसमें जन भागीदारी जुड़ी हुई है मैम, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्तमान में हम जो युवा है खासकर वो हम लोग मैदे की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो इसके कारण चूंकि किसान को इंसेंटिव नहीं होता है मोटा अनाज उत्पादन करने का, इसीलिए उसकी कमी बनी हुई है वर्तमान में। तो चूंकि हम चाहते हैं कि इसकी मांग भी बढ़े, तो लोग इन लोगों को जागरूक किया जा रहा है इनके पोषक तत्व, इनके फायदे के बारे में, जिससे इनकी मांग बढ़े और किसानों को इंसेंटिव मिले कि वे इसका उत्पादन करें। और साथ ही चूंकि ये मोटे अनाज के उत्पादन में इनपुट लागत भी कम होती है। ये बताइए, इससे कोई योजना आपके दिमाग में आ रही हो जो अभी चर्चा में रहा या अभी अनाउंस किया गया बजट में? मैम, अभी मुझे बजट के बारे में आइडिया कोई बात नहीं है, श्री अन्न योजना है, ठीक है, कोई बात नहीं है। आप ये बताइए कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से आप क्या समझते हैं? मैम, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं जो एक से अधिक राज्यों में फैली होती हैं और सभी जिन भी राज्यों में उनका व्यापार होता है वहाँ पर वे लोगों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराती हैं। तो ये कैसे हमारे समाज के लिए क्यों बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो फार्मर्स हैं, उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये? मैम, इसके जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कोऑपरेटिव सोसाइटी के महत्वपूर्ण होने का कि इसके व्यापार में प्रॉफिट से ज़्यादा लोगों की भागीदारी और लोगों के जो फ़ायदे हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। इसमें जो भी
लोग हैं वो आपस में जुड़ के कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना करते हैं, और इसमें प्रॉफिट मार्जिन को कम रख के लोगों की मदद पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो इस कारण जो गरीब किसान हैं उन्हें जो फॉर्मल क्रेडिट है वो मिलने में आसानी होती है, इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा दिया। ठीक है विकास, मेरा आपसे आखिरी प्रश्न है ना, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको अभी हाल ही में कोर्ट ने कहा कि ये कहीं ना कहीं पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन होता जा रहा है, तो इससे आप क्या समझते हैं? कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मुझे समझाइए। मैम, पब्लिक जो PIL है उसको जो पब्लिसिटी लिटिगेशन कहने का कारण ये है मैम कि वर्तमान में कई संगठनों और कई व्यक्तियों द्वारा केवल अपने पब्लिसिटी के लिए कि हमने समाज के लिए एक PIL दाखिल की है, उसके लिए PIL सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा रही है। इसीलिए कई मौक़ों पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने उन संगठनों और लोगों पर दंड भी लगाया है, क्योंकि कई बार ऐसी मांगें की जाती हैं उन समूहों या संगठनों द्वारा जो उन्हें भी पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ के खिलाफ जाती हैं, और उस पर उन्हें चूंकि आइडिया होता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई भी निर्णय नहीं देगा, किंतु वे फिर भी केवल अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, जो जनता की भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए PIL दाखिल कर देते हैं। कोई एक एग्जांपल दे सकते हैं? मैम अभी तो कोई बात नहीं है, थैंक यू विकास। विकास, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि फ्यूज़ वायर का हम क्यों यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल सप्लाई में? सर, फ्यूज़ वायर जो होती है उसको हम यूज़ करने का कारण ये होता है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लक्चुएशन होता है तो उस कारण जो पूरा सर्किट है उसमें खराबी ना आए, इसलिए फ्यूज़ वायर लगाया जाता है जो पिघल जाता है ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की फ्लक्चुएशन में। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जितने भी हैं सप्लाई हो रही है, उनके अंदर जो वायर है उनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी और फ्यूज़ वायर की मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी? कौन सा हाईयर पे होगा, कौन सा लोअर पे होगा? सर, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, फ्यूज़ वायर की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होती है। ठीक है, धन्यवाद विकास। विकास, मशीन को कैसे डिफाइन करेंगे? सर, मुझे लगता है मशीन कोई भी ऐसा उपकरण है जो वास्तव में कम ऊर्जा में अधिक कार्य जो हम करना चाहते हैं उसमें मदद करे। और कोई मशीन ज़्यादा ऊर्जा लगे काम करे तो मशीन नहीं है? जैसे कोई पुराना स्कूटर, पुरानी बाइक जिसकी एवरेज बहुत कम हो, या एक बहुत महंगी कार जिसमें एवरेज बहुत कम निकलती हो फ्यूल की एफिशिएंसी की, मशीन तो वो भी हो जाएगी। आई थिंक सर इसको ऊर्जा के परिवार। हाँ, फिर से बताइए, अच्छी बताइए डेफिनेशन इससे सर, बेहतर। मुझे लगता है मशीन कोई भी ऐसा उपकरण है जो एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बहुत बढ़िया। एंड व्हाट इज अ स्मार्ट मशीन? सर, स्मार्ट मशीन कोई भी ऐसी मशीन है जिसमें हमको मैकेनिकल रूप से इनपुट नहीं देना पड़ता और वो खुद ही सेंसर के माध्यम से और जो पिछले डेटा हैं उसके आधार पर कार्य कर सकती है, उसे सर स्मार्ट मशीन कहेंगे। एक स्मार्ट मशीन और एक एनिमल, नॉन ह्यूमन एनिमल, इनमें ज़्यादा स्मार्ट कौन है? सर, आई थिंक एनिमल ज़्यादा स्मार्ट होगा। कैसे? क्योंकि सर जो एनिमल है उसके पास खुद की क्षमता है कार्य करने की, दिमाग खुद का है, जबकि जो स्मार्ट मशीन है उसमें डेटा हम प्रोवाइड करते हैं और वो उसी डेटा के आधार पर निर्णय लेती है, ना कि वास्तव में वो खुद डिसीजन नहीं लेती है। जो हमारे पास डेटा है उसके पैटर्न के आधार पर डिसाइड करती है, जबकि जो भी यदि जानवर है तो उसके पास खुद की प्राकृतिक बुद्धि है जो नए तरीके से भी डिसीजन ले सकती है, खासकर यदि इनोवेटिव डिसीजन लेना है तो आई थिंक सर जानवर ज़्यादा बेटर। ठीक है, आखिरी सवाल ये कि मान लीजिए विमेन रिजर्वेशन बिल आया, आपको ये बताना है कि उस बिल को देखकर 3 लोग उस पर क्या क्या राय देंगे अपनी। उनमें से एक का नाम है रॉबर्ट नोजिक, एक का नाम है जॉन रॉल्स, एक का नाम है कार्ल मार्क्स। इन तीनों का एक एक वाक्य बताइए कि विमेन रिजर्वेशन बिल पर क्या स्टैंड होगा। सर, आई थिंक सर रॉबर्ट नोजिक का सर स्टेटमेंट रहेगा कि यह जो आरक्षण है ये गलत है, कि कहीं ना कहीं इससे अन्य जो व्यक्ति हैं उनकी स्वतंत्रता बाधित होगी किसी भी चुनाव में भागीदारी की। जॉन रॉल्स? सर, रॉल्स मुझे लगता है कि इसका समर्थन करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने भी जो अपनी जस्टिस की थ्योरी है उसमें विभेदीकरण का सिद्धांत दिया था और वह भी मानता है कि सकारात्मक प्रयास किए जाने चाहिए। आपको तो रॉल्स बन के एक वाक्य बोलना है। सर, महिला भागीदारी को बढ़ाने के लिए यह जरूरी कदम है। ठीक है, अब कार्ल मार्क्स? सर, कार्ल मार्क्स का कहना होगा कि यह समानता की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था और महिलाओं का आरक्षण सही दिशा में कदम। ठीक है, ठीक है विकास, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, जा सकते हैं अब आप।
थैंक यू। टीम दृष्टि पेश करती है आईएएस की तैयारी का अनूठा और स्थायी ऑनलाइन विकल्प, क्योंकि अब दिल्ली का क्लासरूम आ गया है आपके मोबाइल में। कोर्स में एडमिशन और लाइव क्लासेस के लिए डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप या हमें फ़ोन करें दिए गए फ़ोन नंबर्स पर। आपकी हार्ट बीट्स नॉर्मल है अभी? हाँ यस सर। बीपी ठीक है? यस सर। टेंशन में लग रहे थे आप बहुत ज़्यादा? सॉरी सर वो नहीं नहीं, सॉरी की बात नहीं है, आपकी हाथ में थोड़ा टेंशन में होना। यस सर, थोड़ा सर था टेंशन। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सर मुझे तो काफ़ी सही लगा, मतलब पिछले धीरे धीरे मुझे लग रहा है काफ़ी मॉक पहले भी दिए हैं तो थोड़ा सुधार मुझे लगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हमारा व्यू भी ये है कि आप एक बहुत ही शानदार कैंडिडेट हैं और कोई रीज़न नहीं है कि आप सिलेक्ट ना हो अच्छे रैंक के साथ। आपकी एंट्री अच्छी है, सिटिंग का स्टाइल अच्छा है, ड्रेसिंग इज़ ऑल्सो वेरी गुड। हालांकि मेरा ख्याल है कि अगर आप सिर्फ टाई को थोड़ा सा बदलना चाहें, क्योंकि कोट और टाई दोनों बहुत डार्क हैं, तो हो सकता है कि हल्का सा कुछ लाइट होने से आप और अच्छे दिखें, तो ट्राई कर लीजिएगा, नहीं तो फिर ये अच्छा है। यस। इंट्रोडक्शन वाज वेरी गुड, लेकिन आपने लीगल ड्रामा बोला है तो मेरी राय है कि सीआरपीसी एविडेंस एक्ट में कुछ मेन सेक्शंस देख लीजिए। यस सर। स्पेशली कब है इंटरव्यू आपका? सर 15 फरवरी। टाइम है, एक काम करना, अगर आज मौका मिले, एक चैनल है, मेरा अपना चैनल है यूट्यूब पे, उस पर एक वीडियो है पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग के बारे में, नार्को के बारे में। उसमें मैंने बहुत सारे सेक्शंस का जिक्र किया है, आर्टिकल 20 का भी है, सीआरपीसी 161, 164 क्या है, ये सब वो सेक्शंस हैं जो क्रिमिनेट करने में किसी को बड़ी उनकी वैल्यू है। यस। तो उनके लीगल इम्प्लीकेशंस वगैरह क्या हैं वो देख लीजिए एक बार, यस। या अदरवाइज पढ़ लीजिएगा, जैसा भी ठीक लगे। इंडियन जुडिशियल सर्विस वाला बड़ा अच्छा स्टैंड है आपका, अच्छी नॉलेज है। यस। मुझे कम उम्मीद थी कि आपको 42nd अमेंडमेंट का प्रोविज़न इसके बारे में पता होगा, लेकिन अच्छा बताया आपने। एक्सप्रेशन आपका बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस खूब है। जब आप थोड़े एंग्शियस हो जाते हैं तो आपके दाईं गाल पे थोड़ा सा वो एक, यस, इसको लिटरेचर में सात्विक अनुभाव कहते हैं, यानी ऐसे एक्सप्रेशन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो अपने आप होने लगते हैं। आँख फड़कना जैसा जो एक्सप्रेशन है ना, वो आता है। तो इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कोशिश कीजिए कि एंग्जाइटी बहुत मत लीजिए। आप यस, एबव एवरेज कैंडिडेट हैं। एबव एवरेज भी अंडर स्टेटमेंट है, आप एबव एवरेज से भी बेहतर कैंडिडेट हैं। यस, लेकिन आपके मन में ये है कि आप थोड़ा कमज़ोर हैं, इससे एंग्जाइटी आपको ज़्यादा होती है, जो इससे ज़रूरत नहीं है आपको एंग्जाइटी, है ना। यस, सहज रहिए, आप बहुत शानदार व्यक्ति हैं, और मेंबर्स एक्टिंग कुछ भी करें, अंदर ही अंदर फील करेंगे कि मज़ा आ गया बात करके। यस, उसी की वैल्यू है। यस। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाला आपने ठीक बताया, लेकिन एक आध एग्जाम्पल होता तो अच्छा रहता, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के भी हैं और आपने लीगल ड्रामा भी लिखा हुआ है। यस। तो ऐसे कई केसेस हैं जिनमें सर सुप्रीम कोर्ट ने डांटा भी है। हाँ, yes, जैसे सिंध का नाम राष्ट्रीय गान में से हटा दो, एक ऐसी पी हाँ, थी, उस पर डांट पड़ी थी, ऐसे कई, यस सर। है ना। यस सर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला ठीक है, एक आध क्वेश्चन छोड़ के आपने सबको हैंडल किया। मशीन, स्मार्ट मशीन, ह्यूमन बीइंग, अदर बीइंग्स, थोड़ा सा सोच लीजिएगा, आजकल ये सब चीज़ें चल रही हैं। ठीक था आपका स्टैंड। जो मैं लास्ट क्वेश्चन पूछा था, व्यूज़ ऑफ नॉजिक, जॉन रॉल्स, कार्ल मार्क्स, ठीक है, मतलब इसमें बहुत अपेक्षा नहीं होती। कार्ल मार्क्स तो सीधे बोलेगा कि ये सिस्टम अपने आप में ही गड़बड़ है। हाँ यस, क्या रिजर्वेशन, क्रांति होनी चाहिए, तब चीज़ें ठीक होंगी। यस, वो एक थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था, लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा है। यस। कुल मिला के हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि आपका लेवल मतलब 180, 190, 200 के आसपास का लेवल होना चाहिए, यस। अगर आप ठीक से वहाँ परफॉर्म करते हैं। आपके क्वेश्चन कुछ? सर थोड़ा जो वही जो आँख फड़क जो, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। यस सर। जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते उस पर सोचने का फ़ायदा नहीं है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा जैसे ही आप एंग्जाइटी से बाहर आएंगे। तो मैंने इसलिए कहा कि एंग्शियस मत रहिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं। अगर आपको ये एहसास रहेगा तो एंग्जाइटी नहीं होगी। यस सर। और एंग्जाइटी जब नहीं होगी, जैसे अभी आप ठीक हैं, तो Yes. ठीक ही रहेंगे वहाँ पर भी। यस सर। है ना। एंड सर जो जब जैसे बात करते हैं तो चूंकि थोड़ा व्यू ले सकते हैं, बट आई थिंक सर जो मेन बात होती है वो जिनने क्वेश्चन पूछा है उन्हीं की तरफ होना You चाहिए। should never see the other members. You have to just focus on the member you are talking to. यस सर। No simultaneous eye contact. यस सर। जिससे बात करो सिर्फ उससे बात करो, यस सर। क्योंकि जैसे ही बाकी मेंबर्स को देखते हैं
एक तो आप डिस्टर्ब होते हैं, हाँ यस सर, आपकी प्रोसेसिंग थोड़ी हिलने लगती है उस समय। फिर जो बाकी मेंबर्स हैं ना, ये उनके निजी स्पेस में दखल देने वाली बात भी है। इसे यूँ समझिए जैसे आप उनसे बात कर रहे हैं, मैं उसमें बहुत कंफर्टेबली आपको देख रहा हूँ, बहुत ज़रूरी हुआ तो मैं अपने फ़ोन पे मैसेज देख रहा हूँ, कोई जवाब दे रहा हूँ किसी को, क्योंकि आपके जाने के बाद हम सब बात करेंगे, फिर आपका मूल्यांकन करेंगे। सो आई एम नॉट सपोज टू लिसन टू वट यू आर स्पीकिंग टू हर और टू हिम मे बी। अब उसमें बीच में आपने जैसे ही मुझे देखा, मुझे लगता है कि मुझ पर नज़र रख रहे हैं आप, जासूसी कर रहे हैं मेरे साथ। यस सो इट्स लाइक इंट्रूजन ऑफ प्राइवेसी, ये Yes, अच्छा भी नहीं लगता है। तो आप तो इसलिए कर रहे थे कि मेंबर्स को अच्छा लगेगा, उनको और इरिटेशन हो रही है उस चीज़ से, यस तो अपना भी आप मेंटल पीस को डिस्टर्ब करें, उनको भी डिस्टर्ब करें, कोई फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ नुकसान है। यस आपने एक ही बार किया, इसे मैंने नोट नहीं किया, अदरवाइज मैं वो कह ही देता। जस्ट फोकस ऑन द पर्सन यू आर टॉकिंग टू, नो वन एल्स। एंड सर जो एक क्वेश्चन जो सर ने पूछा था नाम चेंज करने को लेके, आपका स्टैंड बहुत अच्छा है, तो वो सही है बहुत कि- बढ़िया स्टैंड है। है ना। और सर जो मतलब जो अभी जैसे मुगल गार्डन का भी चेंज किया है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से लॉजिकल तो है, मतलब परसेप्शन टू परसेप्शन डिफर करेगा, बट कहीं ना कहीं चूंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसका नाम पब्लिक के अकॉर्डिंग कोई ऐसा कोई दिक्कत। ठीक है सर। ऐसे प्रश्न में कोई निश्चित उत्तर होता भी नहीं है, जो उत्तर आपने दिया अगर आप उसको सब्सटेंशिएट कर पा रहे हैं आर्गूमेंट तो काफ़ी, बहुत Yes, तनाव sir. मत लीजिए उसका। यस एंड सर ग्रीटिंग को लेके थोड़ा पूछना था मुझे कि जैसे जब ग्रीटिंग करनी है। एक बार बोल दीजिए जो भी सेंटर में बैठा है, यस सर। नमस्कार सर या गुड मॉर्निंग सर, और जाते हुए थैंक यू सर। आप सबको बारी बारी करेंगे और इरिटेट होंगे सब लोग। ओके। जितने मेंबर्स हैं ना, सुबह से शाम तक यही सुनते हैं, यस सर। तो वो ना इरिटेट हो जाते हैं। जैसे कोई बच्चा आपके घर में आपको दिन में 8 बार नमस्ते करे, यस अब 8वीं बार में लगा ही देंगे उसको, यस है ना। एक आध बार ठीक है, बार बार नमस्ते नहीं झेली जाती है। तो मेंबर्स डोंट अप्रिशिएट इफ यू ग्रीट देम डिफरेंटली, सेपरेटली, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। Oh. एक बार बस आते हुए, एक बार जाते हुए काफ़ी। यस सर। ठीक ठीक है, यस चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।